नमस्कार बच्चों, मैं अंजू कुमारी, विज्ञान शिक्षिका बीपीएम प्लस टू उच्च विद्यालय हाजिर हूँ आपके समक्ष मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 के साथ। क्लास 10 के लिए हम मार्क्स 3 वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मार्क्स 3 वाले क्वेश्चंस में कुल 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन ही हमें सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष के क्या कारण है? इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तर में हम लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष में नेत्र को निकट की वस्तुएं स्पष्ट से दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है। यह दोष 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। इस दोष को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में मायोपिया कहते हैं। इस दोष के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। दूसरा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोले में लंबापन आ जाए। निवारण, इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ताकि इस लेंस तथा नेत्र की संयुक्त फोकस दूरी बढ़कर इतनी हो जाए कि प्रतिबिंब रेटिना पर बने। अतः हम यह चित्र द्वारा समझ सकते हैं कि दूर स्थित वस्तु से आने वाली समानांतर किरणें रेटिना के निकट बिंदु पर बन जा रही है। यदि हम दूर स्थित वस्तु से आने वाली समानांतर किरणों को अवतल लेंस के माध्यम से अपसारित करेंगे तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। इस तरह से इस चित्र द्वारा हम इसका निवारण दर्शा सकते हैं। जैक मॉडल के 9 नंबर क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, प्रश्न से वस्तु की ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर, फोकस दूरी f बराबर -18 सेंटीमीटर। फोकस दूरी माइनस में इसलिए है क्योंकि यह अवतल दर्पण है। वस्तु की दूरी u बराबर -27 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा इसकी प्रकृति भी ज्ञात करनी है। दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u = 1/f होता है। तो यहाँ पर हम u और f का वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद उसका एलसीएम लेंगे 54 -3 + 2। जब उसे सॉल्व करेंगे तो -1/54 और सॉल्व करने के बाद v बराबर -54 सेंटीमीटर आएगा, जो कि प्रतिबिंब की दूरी होगी। आवर्धन सूत्र से m बराबर -v/u होता है। तो यहाँ पर हम v और u का वैल्यू पुट करके आवर्धन -2 निकालेंगे, जो इससे पता चलता है कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वह छोटा हो रहा है। m बराबर h-s से हम वस्तु का ऊंचाई निकालेंगे, तो वस्तु की ऊंचाई h- बराबर -14 सेंटीमीटर ज्ञात होता है। यहाँ माइनस चिन्ह यह बताता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब जो बना है वह मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बना है। और प्रकृति क्या हो गया? वास्तविक और उल्टा। जैक मॉडल का 10वां प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है, कैसे? उदाहरण से समझाएं। उत्तर में हम लिखेंगे, संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अथवा 2 से ज़्यादा अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा क्लोरीन की क्रिया से कार्बोनिल क्लोराइड का बनना तथा मैग्नीशियम धातु का वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण का बनना। वियोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के अणु 2 या अधिक सरल अणु में विभक्त हो जाते हैं। यह अभिक्रिया ऊष्मा या विद्युत के प्रभाव से उत्पन्न होती है। ऊष्मा से प्रभावित अभिक्रिया ऊष्मीय अपघटन कहलाती है और विद्युत से प्रभावित अभिक्रियाएं विद्युतीय अपघटन कहलाती हैं। उदाहरण के लिए, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर अमोनिया तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघटन से टूटकर सोडियम आयन तथा क्लोरीन आयन का निर्माण करता है। जैक मॉडल प्रश्न पत्र 11वां
है मेंडलीव के आवर्त सारणी की क्या कमियां थी, उसे आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर किया गया। उत्तर में हम लिखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु भार पर आधारित थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी की निम्नलिखित कमियां थी। पहला, परमाणु भारों के क्रम में अनियमितता। इस आवर्त सारणी के कुछ स्थानों में अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को पहले तथा उससे कम परमाणु भार वाले तत्वों को बाद में स्थान दिया गया। दूसरा, हाइड्रोजन की स्थिति। हाइड्रोजन तत्व विद्युत धनात्मक तथा विद्युत ऋणात्मक दोनों की भांति व्यवहार करता है, इसलिए हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में स्थिति न्याय संगत नहीं प्रतीत होती है। तीसरा, असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ तथा समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है। चौथा, 8वें वर्ग में तत्वों को 3-3 के समूहों में रखा गया है। पांचवा, मेंडलीव के आवर्त सारणी में समस्थानिकों तथा समभारिकों की कोई स्थान नहीं दिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी को तत्वों के परमाणु संख्या तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सजाया गया है, जिससे मेंडलीव की आवर्त सारणियों की कमियों को दूर किया गया। 12वां प्रश्न है, कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के क्या कारण हैं। उत्तर में हम लिखेंगे सहसंयोजी बंध की प्रकृति की वजह से कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। कार्बन में निम्न कारक देखे गए हैं। पहला, कार्बन में कार्बन के ही दूसरे परमाणुओं के साथ आवंधन बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन यानी कि कैटेनेशन कहते हैं। दूसरा, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु या कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आदि के साथ आवंधन की क्षमता होती है। तीसरा, कार्बन समवायता का गुण प्रदर्शित करते हैं। चौथा, कार्बन विद्युत धनात्मक एवं विद्युत ऋणात्मक दोनों प्रकार के तत्वों से संयोग करके यौगिक बनाते हैं। 13वां प्रश्न है, दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, समझाएं। उत्तर में हम लिखेंगे दोहरा परिवहन। मनुष्य में शुद्ध एवं अशुद्ध रुधिर अलग अलग बहते हैं, अतः हृदय परिवहन में 2 परिवहन पथ होते हैं। पहला, फुसफुसी या पल्मोनरी परिवहन। इस परिवहन पथ में दाहिने निलय के संकुचन से उसमें भरा अशुद्ध रुधिर फुसफुस धमनियों द्वारा शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में पहुंचता है। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर 2 जोड़ी फुसफुस शिराओं द्वारा बाएं आलिंद में पहुंच जाता है। दूसरा, दैहिक या सिस्टेमिक परिवहन। इस परिवहन पथ में बाएं निलय के संकुचन से शुद्ध रुधिर दैहिक महाधमनी से होता हुआ धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है और शिराओं द्वारा एकत्रित अशुद्ध रुधिर अग्र एवं पश्च महाशिराओं द्वारा हृदय के दाहिने आलिंद में पहुंचता है। इसी प्रकार मानव में रुधिर 2 बार हृदय से गुजर रहा है, इसे ही दोहरा परिवहन कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दिए गए नामांकित चित्र द्वारा हम दर्शा सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे सौर ऊर्जा वह है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। पहला, सौर ऊर्जा से सौर कुकर में भोजन पकाने से उसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। दूसरा, सौर सेलों का उपयोग रेडियो और टेलीविज़न कार्यक्रमों के संचरण में किया जाता है। तीसरा, कृत्रिम उपग्रहों और अंतरिक्ष अन्वेषणों में विद्युत आपूर्ति के लिए सौर सेल का उपयोग किया जाता है। चौथा, दूरवर्ती अगम्य तथा एकांकी स्थानों में विद्युत उपलब्ध कराने में। पांचवा, यातायात संकेतों, घड़ियों, मोबाइल फोन तथा कैलकुलेटरों में। छठा, ट्रैफिक सिग्नलों, परिकल्पकों, सार्वजनिक स्थलों, बहुत से खिलौनों में सौर सेल लगे होते हैं।